दोस्तों, समय के साथ साथ बढ़ती हुई महंगाई के कारण से हमारे पैसे की वैल्यू कम हो सकती है। इसलिए हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि हम अपने पैसे को काम पे लगाएं। दोस्तों, पैसे को काम पे लगाने से मेरा मतलब पैसे के इन्वेस्टमेंट से है। जब हम पैसे के इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमारे पैसे को हमें दूसरे के हवाले करना पड़ता है और उस पर रिस्क आ जाता है। लोग अपने अपने रिस्क सहने की क्षमता यानी कि अपने अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग अपना अपना इन्वेस्टमेंट या तो डेट में या इक्विटी यानी शेयर्स में करते हैं। अगर आप अभी तक इक्विटी और डेट के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप इक्विटी और डेट पर बना हुआ मेरा वीडियो देख सकते हैं, या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इक्विटी और डेट वाले वीडियो का लिंक दे रहा हूं, आप वहां से भी क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। पर आज इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे इक्विटी फंड्स के बारे में, डेट फंड्स के बारे में या बैलेंस फंड के बारे में, और हम ये समझेंगे डायरेक्ट इक्विटी या डायरेक्ट डेट में निवेश करने की अपेक्षा इक्विटी फंड्स में या डेट फंड्स में या बैलेंस फंड्स में निवेश करना हमारे लिए क्यों फायदेमंद है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं सौरभ कुमार गोयल, बीएफएसआई ट्रेनर, बिजनेस कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर, आपका अपने चैनल सौरभ जी सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे, अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का लाभ मिले आपको, आप इसकी नॉलेज को गेन कर सकें, तो इसको शुरू से आखिरी तक पूरा देखें। दूसरी बात यह है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और आगे आने वाले बेल आइकन को हिट करना और उसे ऑल पर सेट करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, जिस तरीके से हलवाई डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स जैसे दूध, घी, शक्कर, खोया, मेवा, ड्राई फ्रूट्स एक्सेट्रा को डिफरेंट प्रोपोर्शन में मिला करके डिफरेंट तरीके की मिठाइयां बनाता है, बिल्कुल उसी तरह से फंड मैनेजर विभिन्न कंपनियों के शेयर्स या विभिन्न डेट इंस्ट्रूमेंट्स या विभिन्न कंपनियों के शेयर्स और डेट इंस्ट्रूमेंट्स को मिला करके डिफरेंट तरीके के फंड्स बनाते हैं। अब किसी एक फंड की बात करते हैं, एक मिठाई की और एक फंड की बात करेंगे हम लोग। तो मान लीजिए किसी हलवाई ने एक तरीके की मिठाई बनाई और किसी फंड मैनेजर ने एक तरीके का फंड बनाया, और जो फंड बनाया वो उसने 50 कंपनियों के शेयर्स को मिला के बनाया। करेक्ट। तो मिठाई बनाने के बाद जिस तरीके से हलवाई छोटे छोटे टुकड़े कर देता है मिठाई के, उसी तरीके से मान लीजिए जो फंड बनाया 50 कंपनियों के शेयर्स बना करके फंड मैनेजर ने, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएंगे। जैसे मिठाई में मिठाई का टुकड़ा कहा जाता है उस सबसे छोटे टुकड़े को, उसी तरीके से फंड में वो जो सबसे छोटा टुकड़ा है उसे बोला जाएगा यूनिट। जी हाँ दोस्तों, फंड का सबसे छोटा टुकड़ा जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसे बोलते हैं यूनिट। इस तरीके से समझिए, हर मिठाई के टुकड़े का कोई ना कुछ कीमत होगी, उसी तरीके से हर फंड के जो टुकड़ा है यानी जो यूनिट है उसकी कोई ना कोई कीमत होगी। फंड के यूनिट की कीमत को बोलते हैं एनएवी। और दोस्तों, अगर आप एनएवी के बारे में नहीं जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं एनएवी के ऊपर भी आपको एक वीडियो बना दूंगा। करेक्ट। फिलहाल तो समझते हैं कि जो फंड का सबसे छोटा टुकड़ा है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उसे यूनिट बोला जाता है और उसकी कीमत को बोलते हैं एनएवी, नेट असेट वैल्यू। मिठाई बनाई जाती है खाने के लिए, फंड बनाया जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। दोस्तों, जिस तरीके से मिठाई का एक टुकड़ा खाने पर उसमें शामिल दूध, घी, शक्कर, ड्राई फ्रूट्स सभी चीजों का हमें स्वाद मिलता है, उसी प्रकार से किसी फंड के एक यूनिट में इन्वेस्ट करने पर उस फंड में शामिल 50 कंपनियों के रिटर्न्स को हम एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से शेयर्स की वैल्यू कम ज्यादा होगी उस हिसाब से फंड की, पूरे फंड में जो वैल्यू भी कम ज्यादा होती रहेगी। राइट। अब जब पूरे फंड की वैल्यू कम ज्यादा हो रही है तो उसके सबसे छोटे भाग यानी यूनिट की वैल्यू भी कम ज्यादा होगी। यानी यूनिट की जो वैल्यू होती है जिसे हम लोग एनएवी बोलते हैं वो हमेशा फ्लक्चुएट करती रहती है। कभी वो 10 रुपए हो जाएगी, कभी को 10.25 हो जाए, कभी को 12 रुपए हो जाए। तो इस तरीके से यूनिट की जो वैल्यू होगी वो आपकी फ्लक्चुएट करती रहती है, यानी एनएवी हमेशा फ्लक्चुएट करती है। दोस्तों, अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर इक्विटी फंड क्या होता है, डेट फंड क्या होता है और ये बैलेंस फंड क्या होता है, और आखिर इतने डिफरेंट तरीके के फंड्स बनाए क्यों जाते हैं। तो इसको इस तरीके से समझना पड़ेगा। दोस्तों, जिस तरीके से लोगों के टेस्ट अलग होते हैं, किसी को मीठा पसंद है, किसी को खट्टा पसंद है, किसी को खट्टा मीठा पसंद है। राइट। उसी तरीके से लोगों के रिस्क एपेटाइट यानी रिस्क लेने की क्षमता अलग अलग होती है। कोई बहुत ज्यादा रिस्क ले सकता है, कोई बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता, कोई कुछ तो रिस्क ले सकता है, कुछ पैसा सेव भी रखना चाहता है। करेक्ट। तो यानी मॉडरेट रिस्क लेगा वो।
तो इस तरीके से आप देखेंगे तो मार्केट में आपको तीन तरीके के रिस्क एपेटाइट के लोग मिलेंगे। एक जो बहुत ज्यादा रिस्क ले ले, एक जो बिल्कुल रिस्क ना ले पाए, तीसरे जो थोड़ा रिस्क लेगा और थोड़ा पैसा सेव भी रखने में की कोशिश करेगा अपने पास, राइट। तो इन तीनों तरीके के लोगों को ध्यान में रखते हुए तीन तरीके के फंड्स बनाए जाते हैं। दोस्तों जो पहला फंड फंड मैनेजर बनाता है वो उन लोगों के लिए बनाता है जो लोग हाई रिस्क टेकर होते हैं, और ऐसे फंड को इक्विटी फंड कहा जाता है। ऐसे फंड को बनाते समय फंड मैनेजर तकरीबन 50 कंपनियों के शेयर्स को उस फंड में शामिल करता है, और जो लोग भी यूनिट्स के थ्रू इन फंड्स में निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा, वो इन सभी 50 कंपनियों के प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं। ऐसे फंड्स या तो बहुत ज्यादा रिटर्न देते हैं या बहुत कम भी हो सकता है इनका रिटर्न, क्योंकि लोग इन 50 कंपनियों के प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को शेयर कर रहे हैं, तो इनका रिटर्न या तो बहुत ज्यादा होगा या फिर बहुत कम हो सकता है, करेक्ट। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड पार्ट, तो दूसरे तरीके के फंड फंड मैनेजर्स उन लोगों के लिए बनाते हैं जो लोग ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, यानी जिनकी रिस्क लेने की क्षमता ना के बराबर होती है, या ये कह सकते हैं कि जो लोग गारंटीड टाइप के रिटर्न्स को पसंद करते हैं। ऐसे फंड्स को डेट फंड्स कहा जाता है दोस्तों, और ऐसा फंड बनाते समय फंड मैनेजर तकरीबन 50 तरीके के डेट इंस्ट्रूमेंट्स को उस फंड में शामिल करता है, ना कि शेयर्स को। अब ये जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स को शामिल किया जाता है, इसमें बॉन्ड हो सकते हैं, एफडी हो सकती है, एनएससी हो सकती है, ट्रेजरी बिल्स हो सकते हैं, मतलब डिफरेंट तरीके के डेट इंस्ट्रूमेंट्स ही शामिल होंगे। और जो लोग भी इस फंड में निवेश करेंगे वो एक तरीके का गारंटीड लो स्टीडी रिटर्न एंजॉय करेंगे। तीसरे तरीके का फंड फंड मैनेजर्स उनके लिए बनाते हैं दोस्तों जो लोग कुछ पैसे पर रिस्क भी लेना चाहते हैं पर कुछ पैसा सुरक्षित भी रखना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए फंड जो बनाया जाता है दोस्तों उसे बोला जाता है बैलेंस फंड। बैलेंस फंड को बनाते समय फंड मैनेजर उसमें कुछ कंपनियों के शेयर्स को भी शामिल करता है और कुछ डेट इंस्ट्रूमेंट्स को भी शामिल करता है, ताकि उसको एक कुछ कंपनियों के शेयर्स से कुछ रिस्क भी दिलाया जा सके, कुछ रिस्क में भी उसको पार्टिसिपेट कराया जा सके, और डेट इंस्ट्रूमेंट्स के में उसके निवेश से उसको गारंटीड टाइप का रिटर्न भी दिलाया जा सके। बैलेंस फंड जो होता है वो इक्विटी फंड और डेट फंड का मिक्सचर होता है, और जो लोग भी इस तरीके के बैलेंस फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो एक तरीके का उनको इक्विटी से भी रिटर्न मिलता है और डेट फंड से भी रिटर्न मिलता है। डेट फंड से गारंटीड रिटर्न मिलेगा और इक्विटी फंड से फ्लेक्सिबल रिटर्न होगा जो बहुत ज्यादा भी हो सकता है। तो एक तरीके का दोनों तरीके का जब रिटर्न मिल जाता है तो उसको एक मॉडरेट टाइप का यानी मध्यम दर्जे का रिटर्न मिलता रहता है। चलिए दोस्तों, अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि आप किसी फंड में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपना पैसा, तो आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे और कैसे उसमें रिटर्न कमाएंगे। दोस्तों, फंड में इन्वेस्ट करने के लिए या तो आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर किसी पेंशन फंड के माध्यम से, या फिर किसी यूलिप पॉलिसी, इंश्योरेंस की एक पॉलिसी होती है जिसे बोलते हैं यूलिप पॉलिसी, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। सो उस प्लान के अंतर्गत इंश्योरेंस के साथ साथ आपका फंड में निवेश भी कराया जाता है। तो आप किसी फंड में अगर निवेश करना चाहते हैं, फंड से में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इन्हीं सब माध्यमों से आप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी भी माध्यम से आपने किसी भी माध्यम से इन्वेस्टमेंट चुना कि मैं इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करूंगा। मान लीजिए पहले साल जब मैंने 1 लाख रुपए निवेश करने के लिए फंड मैनेजर को दिए, तो उस समय में एक यूनिट की कीमत यानी एनएवी चल रही है 10 रुपए। अब 10 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए के अगेंस्ट में मुझे 10,000 यूनिट्स अलॉट कर दिए फंड मैनेजर ने। तो पहले साल में मेरे पास यूनिट्स एक्युमुलेट हुई 10,000। अब अगले साल धीरे धीरे मार्केट गिर पड़ा, धीरे धीरे मार्केट गिरना शुरू हो गया। मार्केट जब गिरा तो अगली इंस्टॉलमेंट दी अपनी, तो उस समय में यूनिट की कीमत हो चुकी थी 8 रुपए। अब जब 8 रुपए के हिसाब से मुझे यूनिट्स अलॉट हुई, तो अलॉट हुई 12,500। एक यूनिट की कीमत 8 रुपए, तो 1 लाख रुपए में 12,500 यूनिट्स अलॉट कर दी गई मुझे। फिर अगले साल मैं तीसरी इंस्टॉलमेंट देने के लिए गया, तो उस समय में यूनिट मिल रही थी 5 रुपए की। मैंने इंस्टॉलमेंट जमा की 1 लाख रुपए, तो 5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से मुझे 20,000 यूनिट्स मिली। तो पहले साल में मुझे यूनिट्स मिले 10,000, दूसरे साल में यूनिट्स मिले मुझे 12,500, तीसरे साल में यूनिट्स मिले मुझे 20,000 रुपए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, जैसे जैसे मार्केट गिर रही थी, यूनिट के दाम कम हो रहे थे, तो मेरे जो यूनिट्स का एक्युमुलेशन था वो बढ़ गया था, ज्यादा यूनिट्स मिल रहे थे, यानी रेट गिरते जा रहे थे यूनिट के, तो मुझे नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा मिल रहे थे। फिर धीरे धीरे मार्केट गिरते गिरते अचानक से 5 रुपए के बाद अगले साल चौथे साल मार्केट टर्न लिया।
चौथे साल में जब मैं निवेश करने पहुंचता हूं तो मुझे पता लगता है कि यूनिट की कीमत यानी एनएवी हो चुकी है 6 रुपए 66 पैसे। तो 6 रुपए 66 पैसे के हिसाब से जब 1 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किए तो मुझे अलॉट किए फंड मैनेजर ने 15,000 यूनिट्स दोस्तों। तो पहले साल में मुझे मिले थे 10,000 यूनिट्स, दूसरे साल में मिले थे 12,500 यूनिट्स, तीसरे साल में मिले थे 20,000 यूनिट्स, चौथे साल में मिले मुझे 15,000 यूनिट्स। अब मैं जब 5वें साल में पहुंचा, धीरे धीरे करके मार्केट बढ़ रहा था। 5वें साल जब मेरा इंस्टॉलमेंट जमा करने का समय आया, जाकर के 5वें साल में जब मैंने 1 लाख रुपए जमा किए इंस्टॉलमेंट के, उस समय में यूनिट्स की कीमत चल रही थी 8 रुपए, यानी एनएवी चल रही थी 8 रुपए। अब 8 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए में आए, मुझे मिले जो यूनिट्स मिले 12,500 यूनिट्स फिर से एक्यूमुलेट हुए। तो इस तरीके से अगर आप देखें दोस्तों तो 5 साल में मैंने 1-1 लाख रुपए करके 5 लाख रुपए का निवेश किया, और जो मुझे यूनिट्स एक्यूमुलेट हुए 5 सालों में, वो पहले साल में यूनिट मिले मुझे 10,000, दूसरे साल में यूनिट्स मिले 12,500, तीसरे साल में मुझे यूनिट्स मिले 20,000, चौथे साल में मुझे यूनिट्स मिले 15,000, और 5वें साल में यूनिट्स जो मुझे मिले वो 12,500 फिर से मिले। दोस्तों इस तरीके से 5 साल में मिलाकर के मेरे पास 70,000 यूनिट्स अकुमुलेट हो गए। मेरे फंड में मेरे पास 70,000 यूनिट्स अकुमुलेट हो गए। और जब मैं मैच्योरिटी लेने पहुंचा उस समय में एनएवी फिर से 10 रुपए हो गई थी। यानी जब मैंने शुरू किया था निवेश तब भी 10 रुपए थी, और बीच में घट गई, धीरे धीरे करके कम होती गई एनएवी, और फिर बढ़ने लगी, और अंत में जब मैच्योरिटी का समय आया फिर से उस दिन जो है 10 रुपए की ही एनएवी हो गई थी, यानी एक यूनिट की कीमत 10 रुपए मिल रही थी। अब मेरे पास 70,000 यूनिट्स थे, और हर यूनिट की कीमत हो चुकी थी, यानी एनएवी हो चुकी थी 10 रुपए। तो फंड वैल्यू बनी, फंड वैल्यू इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू एनएवी, यानी कि 70,000 इंटू 10 इक्वल्स टू 7 लाख। यानी कि दोस्तों मैंने हर साल 1-1 लाख रुपए 5 साल तक जमा किए, 5 लाख रुपए टोटल जमा किए, पर मेरा जो वैल्यू हुआ, जो फंड वैल्यू मिला मुझे, वो 7 लाख रुपए मिला। तो दोस्तों इस तरीके से हम फंड में निवेश करते हैं, और फंड में निवेश करके हम इन्वेस्टमेंट करने के बाद रिटर्न भी अर्न कर सकते हैं। दोस्तों अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमें इन फंड्स के थ्रू इक्विटी और डेट में निवेश करने में फायदा है, या हम डायरेक्टली किसी कंपनी का शेयर खरीद लें, या किसी डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश कर दें तो ज्यादा फायदेमंद है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर आप डायरेक्ट जाके किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगाते हैं, मान लीजिए आपने किसी कंपनी को चुना, तो पहली चीज है कि आप जब कंपनी को चुनेंगे तो उसके लिए आपको रिसर्च और एनालिसिस करना पड़ेगा, राइट। अब वो रिसर्च और एनालिसिस हो सकता है आप खुद ना कर पाए, लेकिन अगर आप फंड के माध्यम से जाएंगे, किसी कंपनी किसी फंड में निवेश करेंगे, तो सारी कंपनियों का रिसर्च और एनालिसिस फंड मैनेजर जैसा एक्सपर्ट करके बैठा होता है, करेक्ट। पहला फायदा है कि आपको एक एक्सपर्ट के एनालिसिस और रिसर्च का फायदा मिलता है। दूसरा फायदा, मान लीजिए आपने डायरेक्ट निवेश करने की सोची, फंड्स के थ्रू निवेश करने की नहीं सोची, आपने डायरेक्ट निवेश करने की सोची, इन्वेस्ट डायरेक्ट करूंगा, और एक कंपनी चुनी आपने HUL, हिंदुस्तान यूनियन लिमिटेड, और उसके आपने 100 शेयर खरीद लिए। किसी दिन अगर उस कंपनी की परफॉर्मेंस खराब है, या फिर उसके खिलाफ कोई न्यूज आ गई, तो आपके सारे शेयर्स की वैल्यू नीचे हो जाएगी। लेकिन अगर आप फंड्स के थ्रू निवेश कर रहे हैं तो आपका पैसा एक कंपनी के शेयर में नहीं लगा है दोस्तों, तकरीबन 50 कंपनियों के शेयर्स में आपका पैसा लगा है। तो अगर 2-4-10 कंपनियों के शेयर्स की वैल्यू नीचे भी जाती है, तो बाकी के कंपनियों के शेयर्स की वैल्यू ऊपर जाने की वजह से आपके नुकसान के चांसेस बेहद कम होते हैं। अगर होगा भी तो बहुत कम होगा, वैसे चांसेस बहुत कम है नुकसान के। तो इस फायदे को बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफाई कर दिया जाता है यहाँ पे रिस्क को आपके, मतलब एक कंपनी की जगह पे हम आपके 50 तरीके कंपनियों में निवेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका रिस्क क्या हो गया, डाइवर्सिफाई, फैल गया, करेक्ट। तो इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। तो फंड्स के थ्रू निवेश करने से आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलता है, जिससे आपका रिस्क कम हो जाता है, पर रिटर्न इक्विटी जैसा ही मिलता है, रिटर्न कंपनियों के रिटर्न जैसा ही आएगा। मतलब रिस्क तो कम हो गया, लेकिन रिटर्न आपको वैसा ही मिल रहा है जैसे इक्विटी में रिटर्न आना चाहिए, राइट। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपको ये लगता है कि ये दूसरों के भी काम का है वीडियो, तो इसे दूसरों तक खूब शेयर करें दोस्तों, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।